हेलो एंड वेलकम टू एग्रो एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपकी मांग पर हम आरपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियर एग्जाम के लिए सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। सभी से अनुरोध है कि पूरा लेक्चर देखें और अगर आप एईज बनना चाहते हैं तो एग्रो एकेडमी का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करें, जिसे आईआईटीज के पूर्व छात्र और चयनित एईज चलाते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जी हाँ, आज की इस खास चर्चा में हमारा मकसद सिर्फ इन सवालों के सही जवाब जानना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि हर जवाब के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो क्यों है, उसे समझना है। हम एक एक करके इन 20 सवालों की तह तक जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि परीक्षा में सवाल घुमाकर भी पूछा जा सकता है और तब रटा हुआ जवाब काम नहीं आता, आपकी समझ ही काम आती है। सही कहा। तो चलिए अपनी तैयारी को और मजबूत करते हैं। शुरू करते हैं पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर 1। To find the positions of stations at a future date of stations are necessary, यानी भविष्य में स्टेशनों की स्थिति का पता लगाने के लिए स्टेशनों का आवश्यक है। ऑप्शंस हैं A. टेम्पररी बेंचमार्क्स, B. आर्बिट्ररी बेंचमार्क, C. परमानेंट बेंचमार्क और D. कंट्रोल ट्रायंगल्स। इसका सही उत्तर है C. परमानेंट बेंचमार्क। पर मेरा सवाल यह है कि परमानेंट शब्द यहाँ इतना जरूरी क्यों है? बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है ये। मतलब टेम्परेरी या आर्बिट्ररी बेंचमार्क से काम क्यों नहीं चल सकता? देखिए, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई हाईवे बन रहा है जो 5 साल में पूरा होगा। ठीक है। आज आपने सर्वे शुरू किया और कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए। अगर ये पॉइंट्स अस्थायी हुए तो क्या होगा? वो तो मिट जाएंगे या कोई हटा देगा। बिल्कुल, बारिश धूप से मिट जाएगा, कंस्ट्रक्शन के काम में हट जाएगा। अब 5 साल बाद जब आपको उसी पॉइंट से दोबारा काम शुरू करना हो तो आप कहाँ से करेंगे? बात तो सही है। इसीलिए परमानेंट बेंचमार्क्स को सर्वे ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं बहुत मजबूती से कंक्रीट में स्थापित करती हैं। ये एक तरह से हमारे देश के अमिट रेफरेंस पॉइंट्स हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से वो लंगर हैं जिनसे पूरे प्रोजेक्ट का जहाज जुड़ा रहता है। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी दी आपने। चलिए, ये तो साफ हो गया। अब आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2। The graduations on aluminum ring in a prismatic compass start from 0 at end and needle and runs clockwise so that 90 degrees are marked at the west. आसान भाषा में प्रिज्मी कंपस में ग्रेजुएशन की शुरुआत किस सिरे से होती है? आपके विकल्प A नॉर्थ, B ईस्ट, C साउथ या D वेस्ट। सही जवाब है C साउथ। पर ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है। हम तो हमेशा नॉर्थ को 0 डिग्री मानते हैं, यहाँ साउथ पर 0 क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है और यही प्रिज्मे कंपास की सबसे खास बात है। देखिए, इसमें जो ग्रेजुएशन रिंग है वो मैग्नेटिक नीडल से जुड़ी होती है। अच्छा। और आप प्रिज्म के जरिए सीधे रीडिंग पढ़ते हैं। इसका डिजाइन ही ऐसा बनाया गया है कि साउथ पर 0, वेस्ट पर 90, नॉर्थ पर 180 और ईस्ट पर 270 रखने से आपको सीधे वोल सर्कल बेरिंग मिल जाती है। एग्जैक्टली, बिना किसी कैलकुलेशन के। ये सर्वेयर का काम आसान करने के लिए एक बहुत ही क्लेवर इंजीनियरिंग डिजाइन है। यानी फील्ड पर दिमागी कसरत कम करनी पड़े। इंटरेस्टिंग। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। QTS benchmarks are established by Survey of India Department with reference to standard datum of, यानी QTS benchmarks किस मानक डेटम के आधार पर स्थापित किए जाते हैं? ऑप्शंस हैं A लोकल रिवर लेवल, B ग्राउंड लेवल, C मीन सी लेवल या D आर्बिट्ररी डेटम। जी, इसका सही उत्तर है C मीन सी लेवल। हमने पहले सवाल में बेंचमार्क की बात की थी, अब ये QTS बेंचमार्क आ गया। क्या ये वही चीज है? ये उसी कहानी का कह सकते हैं अगला अध्याय है। अच्छा। QTS का मतलब है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क। ये परमानेंट बेंचमार्क की भी सबसे ऊंची श्रेणी है। मतलब ये सबसे ज्यादा सटीक और भरोसेमंद होते हैं। ओके। अब सवाल उठता है कि किसी भी जगह की ऊंचाई कहाँ से नापें? जमीन से, लेकिन जमीन तो कहीं ऊंची है, कहीं नीची। सही बात है। इसलिए पूरे देश के लिए एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट चाहिए। भारत में ये रेफरेंस पॉइंट मुंबई के पास का माध्य समुद्र तल यानी मीन सी लेवल है। समझ गया। तो अगर कोई कहता है कि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है, तो वो असल में समुद्र तल से उसकी ऊंचाई बता रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप ऑफ थियोडोलाइट ओवर इट्स सपोर्टिंग एक्सिस थ्रू 180 डिग्रीज इन अ वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड।
थियोडोलाइट की दूरबीन को वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री घुमाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकल्प ए रिवर्सिंग, बी स्विंगिंग, सी ट्रांजिटिंग या डी सेंटरिंग। सही जवाब है सी ट्रांजिटिंग। मुझे अक्सर ट्रांजिटिंग और स्विंगिंग में कंफ्यूजन होता है। ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, मैं इसे आसान बना देती हूँ। प्लीज। आप अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमाइए, जैसे नहीं में हिलाते हैं। हाँ। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हाँ। ये है स्विंगिंग। थियोडोलाइट को ऐसे घुमाना स्विंगिंग है। ठीक है। अब अपनी गर्दन को ऊपर नीचे कीजिए, जैसे हाँ में हिलाते हैं। ये है वर्टिकल मूवमेंट। जब थियोडोलाइट की दूरबीन को ठीक इसी तरह पूरा 180 डिग्री वर्टिकली पलट दिया जाता है तो उसे ट्रांजिटिंग कहते हैं। वाह, ये हाँ और नहीं वाली एनालॉजी कमाल की है। अब ये हमेशा याद रहेगा। इसे प्लंजिंग या रिवर्सिंग भी कहते हैं, पर ट्रांजिटिंग सबसे आम शब्द है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। इफ मेजरमेंट्स आर टेकन विद अ रॉन्ग स्केल, द ट्रू लेंथ इक्वल्स ... अगर गलत स्केल से माप लिया जाए तो सही लंबाई कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, इसका सही उत्तर है सी, जिसमें लिखा है इनकरेक्ट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन। लेकिन ये थोड़ा अधूरा सा लग रहा है। आपने सही पकड़ा, ये ऑप्शन थोड़ा अस्पष्ट लिखा है, लेकिन इसका भाव समझना जरूरी है। क्या मतलब है इसका? असल फॉर्मूला होता है ट्रू लेंथ इक्वल्स टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन, करेक्ट लेंथ ऑफ चेन मल्टीप्लाइड बाय मेजर्ड लेंथ। तो विकल्प में जो इनकरेक्ट लेंथ लिखा है वो असल में उस रेशियो को, उस अनुपात को दर्शा रहा है। अच्छा, मतलब गलत लंबाई सही लंबाई का अनुपात। जी, और ये बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर 20 मीटर की चेन खिंचकर 20.1 मीटर की हो गई तो हर माप में गलती जुड़ती जाएगी। और 1 किलोमीटर के सर्वे में तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी बन जाएगी। बिल्कुल। ठीक है, अब एक कैलकुलेशन वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7। इफ द स्केल इज 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर, द RF ऑफ द स्केल इज। अगर पैमाना है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 मीटर, तो RF क्या होगा? विकल्प हैं ए 110, बी 150, सी 11000 और डी 12000। जी, इसका सही जवाब है सी 11000। RF यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का एक ही सुनहरा नियम है। वो क्या? अनुपात निकालने से पहले दोनों तरफ की यूनिट्स को बराबर करना होता है। अच्छा। यहाँ हमें दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 मीटर। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में कितने हुए? 10 × 100 यानी 1000 सेंटीमीटर। बस, तो हमारा पैमाना बन गया 1 सेंटीमीटर नक्शे पर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर जमीन पर। तो RF हुआ 1000। बहुत अच्छे। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। द क्वाड्रेंटल बेरिंग नेवर 90 डिग्री। क्वाड्रेंटल बेरिंग कभी भी 90 डिग्री से क्या नहीं होती? विकल्प ए इक्वल्स 90 डिग्री, बी इज लेस देन, सी एक्सीड्स 90 डिग्री या डी इज इंडिपेंडेंट ऑफ। इसका सही उत्तर है सी एक्सीड्स 90 डिग्री। जी, देखिए, होल सर्कल बेरिंग में हम 0 से 360 डिग्री तक घूमते हैं, लेकिन क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम ज्यादा सहज है। कैसे? ये दिशा को 4 क्वाड्रेंट में बांट देता है। हम या तो नॉर्थ से ईस्ट या वेस्ट की तरफ नापते हैं, या फिर साउथ से ईस्ट या वेस्ट की तरफ, जैसे N 30 डिग्री E या S 45 डिग्री W। अच्छा। तो इस सिस्टम की खासियत ही यही है कि कोण का मान हमेशा 0 और 90 डिग्री के बीच ही रहता है। ये कभी 90 डिग्री से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब वापस थियोडोलाइट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। When the vertical circle of theodolite is on the left of the observer, the position is called. जब vertical circle देखने वाले के बाईं ओर हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? विकल्प A face right, B normal face, C face left या D zero face। इसका सही जवाब है C face left। ये थियोडोलाइट ऑपरेशन का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जब सर्वेयर इंस्ट्रूमेंट के पीछे खड़ा होकर देख रहा है और उस समय वर्टिकल सर्कल जिस पर वर्टिकल एंगल की मार्किंग होती है, हाँ, वो अगर उसके बाएं ओर लेफ्ट साइड होता है तो इसे फेस लेफ्ट कहते हैं। इसे टेलीस्कोप नॉर्मल भी कहा जाता है। और हम दोनों फेस से रीडिंग क्यों लेते हैं? ताकि इंस्ट्रूमेंट की किसी भी अंदरूनी गड़बड़ी को खत्म किया जा सके। इससे सटीकता बढ़ती है। ये सटीकता सुनिश्चित करने का एक तरीका है। अब लेवलिंग से जुड़ा एक सवाल। क्वेश्चन नंबर 10। A staff reading taken on a point of known elevation is termed as।
जी। ज्ञात ऊंचाई वाले बिंदु पर ली गई स्टाफ रीडिंग को क्या कहते हैं? विकल्प ए फोरसाइट, बी इंटरमीडिएट साइट, सी चेक साइट और डी बैक साइट। सही उत्तर है डी बैक साइट। लेवलिंग में ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। क्यों? क्योंकि जब आप कहीं पर लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं तो आपको पहले ये पता लगाना होता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट खुद कितनी ऊंचाई पर है। इसके लिए आप सबसे पहली रीडिंग एक ऐसे पॉइंट पर लेते हैं जिसकी ऊंचाई आपको पहले से पता हो। जैसे कि कोई बेंचमार्क? बिल्कुल। इसी पहली रीडिंग को बैक साइड कहते हैं। इस रीडिंग को बेंचमार्क की ऊंचाई में जोड़ने पर हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाती है। तो बैक साइड एक तरह से हमारी शुरुआत का आधार है। अब अगले दो सवाल एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, क्वेश्चन नंबर 11, द ब्रांच ऑफ सर्विंग इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इज कॉल्ड। इसका सही उत्तर है बी जियोडेटिक सर्विंग। और इसी से जुड़ा है अगला सवाल। जी, क्वेश्चन नंबर 12, इन सर्विंग द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, दिस इज कॉल्ड। और इसका सही उत्तर है ए प्लेन सर्विंग। तो इन दोनों के बीच की असली विभाजक रेखा क्या है? मतलब कब हम पृथ्वी को समतल मान सकते हैं और कब नहीं? इसका मुख्य अंतर है स्केल या पैमाने का। जब हम किसी खेत, बिल्डिंग या छोटे शहर का सर्वे करते हैं, आमतौर पर 250 वर्ग किलोमीटर से कम का क्षेत्र। अच्छा। तो उस छोटी सी जगह पर पृथ्वी का घुमाव इतना कम होता है कि उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। हम मान लेते हैं कि धरती चपटी है। इसे प्लेन सर्विंग कहते हैं। और जियोडेटिक? लेकिन जब हमें पूरे देश का नक्शा बनाना हो या दो शहरों के बीच लंबी रेलवे लाइन बिछानी हो, तो पृथ्वी के वक्रता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उस वक्रता को ध्यान में रखकर किए जाने वाले बेहद सटीक सर्वे को जियोडेटिक सर्विंग कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस टू द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस इज कॉल्ड। इसका सही उत्तर है सी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। बिल्कुल, ये आरएफ की सीधी सादी परिभाषा है। और जैसा हमने पहले चर्चा की, इसकी सबसे खास बात है कि ये यूनिटलेस होता है। चलिए अब एक और उपकरण की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अ परएम्बुलेटर इज यूज्ड टू मेजर द। परएम्बुलेटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? विकल्प है ए डिस्टेंस, बी स्पीड, सी प्रेशर और डी वेट। जी, सही जवाब है अ डिस्टेंस। ये नाम मैंने पहली बार सुना है। इसे मेजरिंग व्हील भी कहते हैं। ये बहुत ही सरल उपकरण है। इसमें एक पहिया होता है जिसका घेरा मतलब सर्कमफ्रेंस हमें पता होता है। मान लीजिए 1 मीटर। ठीक है। पहिए से एक हैंडल जुड़ा होता है और एक मीटर लगा होता है जो पहिए के चक्कर गिनता है। जब आप इसे लेकर चलते हैं तो मीटर चक्करों की संख्या रिकॉर्ड करता है। तो अगर मीटर 500 चक्कर दिखाता है तो 500 मीटर की दूरी तय हुई। बिल्कुल। ये बहुत सटीक तो नहीं होता, लेकिन सड़कों या रास्तों की लंबाई का एक मोटा अनुमान लगाने के लिए ये बहुत तेज और आसान तरीका है। अच्छा, अब अगले 3 सवाल चेन्स के प्रकार पर है। क्वेश्चन नंबर 15, द लेंथ ऑफ गुंटर्स चेन इज। इसका सही जवाब है सी 66 फीट। अगला क्वेश्चन नंबर 16, द लेंथ ऑफ रेवेन्यू चेन इज। इसका सही उत्तर है डी 33 फीट। और आखिर में क्वेश्चन नंबर 17, द लेंथ ऑफ ईच लिंक इन इंजीनियर्स चेन इज। सही उत्तर है बी 1 फीट। तो हमारे पास ये 3 अलग अलग चेन हैं जिनकी लंबाइयां अलग अलग हैं। क्यों? हर चेन अपने खास मकसद के लिए बनी थी। गंटर की चेन 66 फीट लंबी होती थी। 66 फीट ही क्यों? क्योंकि इससे क्षेत्रफल की गणना एकड़ में करना बहुत आसान हो जाता था। 10 वर्ग गंटर चेन का मतलब होता है ठीक 1 एकड़। अच्छा। राजस्व चेन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, भारत में जमीन के रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल होती थी और इसकी लंबाई 33 फीट थी। और इंजीनियर की चेन? वो 100 फीट लंबी थी और उसमें 100 लिंक थे, यानी हर लिंक ठीक 1 फीट का। ये इंजीनियरिंग गणनाओं के लिए बहुत सुविधाजनक था। मतलब हर चेन उस समय की जरूरत के हिसाब से बनाई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टर्मिनल पॉइंट्स इज कॉल्ड। इसका सही उत्तर है बी रेंजिंग। ये चेनिंग का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक चेन की लंबाई से ज्यादा हो तो ये पक्का करना होता है कि हम सीधी रेखा में ही माप ले रहे हैं। अच्छा। इसके लिए उन दो अंतिम बिंदुओं के बीच में
रेंजिंग रॉड्स की मदद से कुछ और बिंदु स्थापित किए जाते हैं। इसी प्रक्रिया को रेंजिंग कहते हैं, ताकि हमारी चेन सीधी चले, सांप की तरह नहीं। बहुत बढ़िया। अब चेन सर्वे से ही जुड़ा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। द लॉन्गेस्ट ऑफ द चेन लाइन्स यूज्ड इन मेकिंग सर्वे इज जनरली कॉल्ड। सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाली चेन लाइनों में से सबसे लंबी लाइन को क्या कहते हैं? विकल्प हैं ए मेन लाइन, बी बेस लाइन, सी चेक लाइन और डी टाई लाइन। जी, इसका सही उत्तर है बी बेस लाइन। किसी भी चेन सर्वे के ढांचे में बेस लाइन रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। रीढ़ की हड्डी? हाँ, ये आमतौर पर पूरे सर्वे एरिया के बीच से गुजरने वाली सबसे लंबी लाइन होती है। इसे सबसे ज्यादा सावधानी और सटीकता से मापा जाता है, क्योंकि बाकी सारे त्रिभुज और माप इसी बेस लाइन पर टिके होते हैं। मतलब अगर बेस लाइन में गड़बड़ी हुई तो पूरा सर्वे गलत हो जाएगा। बिल्कुल। Question number 20. A survey in which the framework consists of a series of connected lines, the lengths and directions of which are measured, is called. दो ही विकल्प है, ए ट्रायंगुलेशन सर्वे या बी ट्रैवर्स सर्वे। सही उत्तर है बी ट्रैवर्स सर्वे। ये ट्रैवर्स सर्वेक्षण की सटीक परिभाषा है। ट्रैवर्स में हम एक बिंदु से शुरू करते हैं, अगली लाइन की लंबाई और दिशा मापते हैं, फिर अगले बिंदु से उससे अगली लाइन की लंबाई और दिशा मापते हैं, और ऐसे ही एक नेटवर्क बनाते चलते हैं। ये ट्रायंगुलेशन से अलग है, जिसमें हम मुख्य रूप से सिर्फ त्रिभुजों के कोण मापते हैं। तो ये थे सर्वेइंग से जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। तो आज हम मृदा और जल संरक्षण इंजीनियरिंग के सेक्शन 2 से 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। यह एक रैपिड फायर जैसा सेशन होगा, लेकिन हम हर सवाल के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसे भी समझेंगे। मकसद ये है कि परीक्षा की तैयारी और भी पक्की हो जाए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला सवाल है, प्रश्न संख्या 1। द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड अ लाइन इज कॉल्ड। हिंदी में कहे तो एक लाइन और ट्रू मेरिडियन के बीच के क्षैतिज कोण को क्या कहा जाता है? विकल्प है ए ट्रू बेरिंग, बी मैग्नेटिक मेरिडियन, सी आर्बिट्रेरी बेरिंग या डी एंगल। इसका सही जवाब है ए ट्रू बियरिंग, यानी ट्रू बियरिंग। देखिए, ट्रू मेरिडियन जो है वो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ने वाली एक फिक्स्ड लाइन है, वो कभी नहीं बदलती। तो इस स्थायी रेखा के रेफरेंस में मापा गया कोई भी एंगल ट्रू बियरिंग कहलाता है। अच्छा, तो ये एक तरह से परमानेंट रेफरेंस हो गया। ठीक है, अगला सवाल, प्रश्न संख्या 2। द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय अ फ्रीली सस्पेंडेड एंड प्रॉपरली बैलेंस्ड मैग्नेटिक नीडल अनअफेक्टेड बाय अ लोकल फोर्स इज कॉल्ड। मतलब कि अगर एक कंपास की सुई फ्री लटकी हुई है और उस पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा, तो वो जो दिशा दिखाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ए मैग्नेटिक मेरिडियन या मैग्नेटिक मेरिडियन। ये पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की दिशा दिखाती है। और ये जानना जरूरी है कि ये भौगोलिक ध्रुवों से थोड़े अलग होते हैं। समझ गए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। द बेयरिंग ऑफ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे इज कॉल्ड। जब हम सर्वे करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उस दिशा में जो बेयरिंग होती है वो क्या कहलाती है? इसे बी फॉर बेयरिंग कहते हैं, हिंदी में अग्रदिक्मान। मतलब जब हम सर्वे में आगे की तरफ बढ़ते हुए किसी लाइन का एंगल नापते हैं तो वो फोर बेयरिंग होता है। ठीक है, तो ये हुआ फोर बेयरिंग। अब इसी से जुड़ा है अगला सवाल, प्रश्न संख्या 4। द बैक बेयरिंग ऑफ अ लाइन मे बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग रूल। एक लाइन की बैक बेयरिंग निकालने का क्या नियम है? यहाँ एक फॉर्मूला पूछा गया है। हाँ, इसका एक बहुत सीधा सा नियम है। सही जवाब है ए BB इज इक्वल टू FB प्लस माइनस 180 डिग्री। यहाँ विकल्प में सिर्फ प्लस दिया है, पर पूरा नियम यह है कि अगर फोर बेयरिंग 180 डिग्री से कम हो तो 180 जोड़ते हैं, और अगर ज्यादा हो तो? और अगर 180 डिग्री से ज्यादा हो तो 180 घटा देते हैं। बिल्कुल सही। अब प्रश्न संख्या 5। अगर कंपास को किसी चुंबकीय चट्टान या लोहे के पास रखें तो उसकी सुई अपनी सही जगह से भटक जाती है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बी लोकल अट्रैक्शन, यानी स्थानीय आकर्षण। ये एक बहुत ही आम समस्या है जिसका सर्वे के दौरान बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सही बात है। अच्छा, प्रश्न संख्या 6। सर्वेक्षण की वो विधि
जिसमें फील्ड का काम और नक्शा बनाना दोनों एक साथ होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ये है ए, प्लेन टेबलिंग यानी प्लेन टेबलिंग। ये एक ग्राफिकल तरीका है। इसमें आप फील्ड में ही मतलब साइट पर ही सीधे नक्शा तैयार कर लेते हैं। अच्छा, ये तो बहुत एफिशिएंट लगता है। चलिए अब लेवलिंग पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7। The process of determining the relative heights or elevations of different points in a vertical plane is called। अलग-अलग पॉइंट्स की रिलेटिव ऊंचाई या एलिवेशन पता करने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को ए, लेवलिंग कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 8। वो प्लेन जिसके रेफरेंस में सर्वे के काम में सारी वर्टिकल दूरियां या एलिवेशन मापी जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे ए डेटम कहा जाता है। डेटम ये एक तरह की काल्पनिक रेफरेंस सतह है, जैसे हम मान लेते हैं समुद्र तल। अच्छा, हमारा रेफरेंस पॉइंट। हाँ। और प्रश्न संख्या 9 भी इसी से जुड़ा है। एक ऐसा फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट जिसका एलिवेशन हमें पहले से पता हो, उसे क्या कहा जाता है? ये एक बहुत ही कॉमन शब्द है, ए बेंचमार्क। बेंचमार्क। बिल्कुल। अब प्रश्न संख्या 10। डेटम से ऊपर या नीचे किसी पॉइंट की वर्टिकल दूरी क्या कहलाती है? इसे ए रिड्यूस्ड लेवल कहते हैं, शॉर्ट में आरएल। ये उस पॉइंट की एक तरह से असली ऊंचाई होती है। ठीक है, आरएल। अब प्रश्न संख्या 11। किसी ऐसे पॉइंट पर ली गई रॉड रीडिंग जिसका एलिवेशन हमें पहले से पता है, उसे क्या कहते हैं? वो कहलाती है बी, बैकसाइट या बीएस। लेवलिंग की प्रक्रिया हमेशा बैकसाइट से ही शुरू होती है। ये पहली रीडिंग होती है। अच्छा, तो ये पहली रीडिंग है। तो फिर प्रश्न संख्या 12। उस पॉइंट पर ली गई रॉड रीडिंग जिसका एलिवेशन हमें पता करना है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फोरसाइट या एफएस। ये किसी भी स्टेशन पर ली जाने वाली आखिरी रीडिंग होती है। ठीक है, पहली बैक साइट, आखिरी फोर साइट। प्रश्न संख्या 13। शुरू और आखिरी पॉइंट के बीच एक टेम्पररी पॉइंट जो लेवल को शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो क्या है? इसे चेंज पॉइंट कहते हैं। इसे टर्निंग पॉइंट भी बोला जाता है। यहीं पर हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने से पहले फोरसाइट लेते हैं और शिफ्ट करने के बाद उसी पॉइंट पर बैक साइट लेते हैं। अच्छा, ये कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए है। बिल्कुल। चलिए, अब एक छोटा सा कैलकुलेशन वाला सवाल है। प्रश्न संख्या 14। 68 डिग्री 32 मिनट्स WCB को QB में बदलना है। WCB का मतलब है वोल सर्कल बेयरिंग। अब 68 डिग्री 32 जो है वो पहले क्वाड्रेंट में आता है, मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच। तो QB यानी क्वाड्रेंटल बेयरिंग में इसे उत्तर से पूर्व की ओर नापा जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ए, N 68 डिग्री 32E। बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 15। स्केल 1000 को कैसे दर्शाया जाएगा? 1000 का मतलब है कि नक्शे पर 1 यूनिट जमीन पर 1000 यूनिट के बराबर है। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो वो 1000 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और 1000 सेंटीमीटर मतलब 10 मीटर। सही। तो सही जवाब है ए, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 16। एक लाइन की वास्तविक लंबाई का सूत्र क्या है? इसका सही सूत्र है बी, ट्रू लेंथ इक्वल टू L डैश L इंटू मेजर्ड लेंथ। यहां L डैश जो है वो गलत चेन या टेप की लंबाई है और L उसकी सही लंबाई। समझ गए। प्रश्न संख्या 17। पैसोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? पैसोमीटर एक घड़ी जैसा क्या कहते हैं उपकरण होता है। ये ए, नंबर ऑफ पेसेस इन ए गिवन डिस्टेंस, यानी आपके कदमों की संख्या को रिकॉर्ड करता है। दिलचस्प है। अब मृदा विज्ञान पर कुछ सवाल है। प्रश्न संख्या 18। सेडिमेंटेशन एनालिसिस किस नियम पर आधारित है? ये स्टोक्स लॉ यानी स्टोक्स के नियम पर आधारित है। यह नियम बताता है कि किसी लिक्विड में कण किस गति से नीचे बैठते हैं, जो उनके आकार पर निर्भर करता है। अच्छा, अब प्रश्न संख्या 19। एक अच्छी तरह से वर्गीकृत मिट्टी, जिसे वेल ग्रेडेड सॉइल कहते हैं, उसके लिए वक्रता गुणांक की सीमा क्या होती है? एक अच्छी तरह से वर्गीकृत मिट्टी के लिए यह मान 1 और 3 यानी 1 और 3 के बीच होता है। ठीक है। और आज का हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 20। फ्लो कर्व के ढलान को क्या कहा जाता है? देखिए, ये एक थोड़ा ट्रिकी सवाल है। फ्लो कर्व के ढलान को असल में फ्लो इंडेक्स कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से कोई भी सीधे तौर पर सही नहीं है। फ्लो रेशियो एक अलग चीज है। अच्छा,
हाँ, लेकिन अगर हमें विकल्पों में से ही चुनना पड़े तो ये एक मुश्किल सवाल बन जाता है। पारंपरिक परिभाषा के अनुसार तो इसे फ्लो इंडेक्स ही कहते हैं। ये एक दिलचस्प बात है। कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे सवाल आ जाते हैं जहां विकल्प पूरी तरह सही नहीं होते। ये जानना भी जरूरी है। तो ये थे हमारे आज के 20 सवाल। हमने सर्वेइंग, लेवलिंग और सॉइल मैकेनिक्स के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर किया। बिल्कुल। और ये भी देखा कि कैसे ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आपकी बारी है। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को जारी रखें और ऐसे ही और सत्र लेकर आएं, तो प्लीज चैट में यस कमेंट करें। ऐसी ही जानकारीपूर्ण सत्रों के लिए एग्रो एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं।